ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन डॉक्टर जयकिरण यादव करता है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य विचार। इससे पहले हमने करवाया था वाच्य, तो आज हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। जो वाक्य विचार टॉपिक है ये हर कंपटीशन में आता है। DSSB हो, यूपी पुलिस हो, HSC हो, RPSC हो, UPSC या BPS, सभी कंपटीशनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक है जो CBSE बोर्ड की जो परीक्षा चलती है बच्चों की 10वीं के लिए, उसमें भी ये टॉपिक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार। सबसे पहले बच्चों में ये नॉलेज होनी चाहिए, वर्ण किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण। या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहेंगे, वर्ण। या जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे, वर्ण। तो वर्ण के बाद हमें बच्चों किसकी परिभाषा याद होनी चाहिए, शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, शब्द। अब आता बच्चों वाक्य किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का जो समूह बनता है उसे क्या कहेंगे, वाक्य। अर्थात भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है उसे क्या कहेंगे, वाक्य। पहले तो हमें वर्ण की परिभाषा याद होनी चाहिए, फिर शब्द की। ये टॉपिक हमने वर्ण विचार बच्चों करवा दिया, वो क्लास का अध्ययन करना बहुत जरूरी है कि उसके बाद ही आपको वाक्य विचार का टॉपिक समझ में आएगा। तो वाक्य किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक सार्थक सार्थक शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को, समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो बच्चों वाक्य की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द होंगे और उनका जो समूह बनेगा उसे क्या कहेंगे, वाक्य। तो बच्चों सार्थक क्या होता है, जैसे आज सार्थक शब्द क्या होता है, सार्थक का अर्थ है जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे, सार्थक। और जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या कहेंगे, निरर्थक। जैसे आज बकबक, तो बच्चों बकबक है ये सार्थक शब्द नहीं है, क्यों, बकबक का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इसी प्रकार आ जाए राम, तो राम का अर्थ निकलता है पुस्तक और पुस्तक का अर्थ निकलता है। ये शब्द क्या है, सार्थक। और बकबक है, टकटक है, ये क्या है, निरर्थक, इनका अर्थ ही नहीं निकलता। दो या दो से अधिक जो सार्थक शब्द होंगे और उनका जो समूह बनता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य। अर्थात बच्चों भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, कई बार कंपटीशन पूछते हैं भाषा की, भाषा की सबसे सबसे बड़ी इकाई को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे देखिए राम पुस्तकें पढ़ता है। तो बच्चों जो राम पुस्तक पढ़ता है ये संपूर्ण क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। राम पुस्तकें पढ़ता है, तो इसमें तीन शब्द हैं, एक तो राम है, एक क्या है, पुस्तक है, और तीसरा क्या है, पढ़ता है। तो बच्चों राम का भी अर्थ निकलता है और पुस्तक का और पढ़ने का, इसे संपूर्ण क्या कहेंगे, इसको वाक्य कहेंगे। तो पूछ ले बच्चों वाक्य किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द होंगे और उनका जो समूह बनता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य। अर्थात भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है
उसे क्या कहेंगे वाक्य। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है वर्ण। अब अगला प्रश्न बच्चों यह निकलता है वाक्य के कितने अंग होते हैं। यह क्वेश्चन राजस्थान रिट में आया था 2022 में, से लेवल रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 और HSC 2022 CET में आया था वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो प्यारे बच्चों वाक्य के हमारे 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, जैसे देखिए वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं, तो बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा, वाक्य के कितने अंग होते हैं 2। वो 2 कौन कौन से हैं। नंबर 1 है उद्देश्य, उद्देश्य। नंबर 2 है विधेय। बच्चों बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन पूछते हैं वाक्य के कितने अंग होंगे। ये कई बार आया है, 2021 में भी आया था हरियाणा ग्राम सचिव में। तो वाक्य के कितने अंग होंगे 2। अभी राजस्थान 2022 में रिट का पेपर हुआ था जो फर्स्ट लेवल 1 लेवल 2, तो उसमें पूछा गया था वाक्य कितने अंग होते हैं। HSC हरियाणा CET में पूछा गया था वाक्य के कितने अंग होते हैं 2। और 2 कौन कौन से हैं, एक तो है उद्देश्य, एक क्या है विधेय। एक तो क्या होता है बच्चों उद्देश्य और दूसरा क्या है विधेय। तो ये एक वाक्य है, ये अपना एक क्या है राम पुस्तकें पढ़ता है। ये एक अपना क्या होगा बच्चों, ये वाक्य होगा। आप पूछ लें बच्चों इसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। आपसे पूछेंगे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें 2 अंग है। कितने अंग हैं 2 अंग हैं। एक तो क्या है उद्देश्य और दूसरा क्या है विधेय। तो बच्चों आपसे पूछ लें राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा। तो हमारा उत्तर रहेगा जिस वाक्य में, शॉर्टकट तरीके से पढ़ा रहा हूं बच्चों, जिस वाक्य में कर्ता रहेगा, याद रखना जिस वाक्य में कर्ता आ जाए उसको हम क्या कहेंगे उद्देश्य। आप देखो राम पुस्तक पढ़ता है, तो आपको इसमें कर्ता कौन है, तो क्या है राम, तो ये राम होगा, इसे क्या कहेंगे उद्देश्य। बच्चों क्या कहोगे, इसे क्या कहेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में रटने की आवश्यकता नहीं, जिस वाक्य में कर्ता रहेगा उसे क्या कहेंगे उद्देश्य। अब आ जाए राधा गाना गाती है, जैसे मैंने दूसरा वाक्य दे दिया राधा गाना गाती है, तो बच्चों आपसे पूछेंगे इसमें उद्देश्य कौन सा है। तो सबसे पहले आप देखो राधा गाना गाती है, तो इसमें कर्ता कौन है, तो हमारा उत्तर होगा राधा। इसी प्रकार आ जाए बच्चों पंखा चलता है, तो पंखा में कर्ता कौन है पंखा। कर्ता किसे कहते हैं बच्चों, ये भी नॉलेज होनी चाहिए। जो क्रिया या काम को करने वाला होता है उसे क्या कहेंगे कर्ता। जो भी वाक्य में कर्ता रहेगा उसे क्या कहेंगे उद्देश्य। और कर्ता कार्य की जो विशेषता बताते हैं, जैसे कर्ता कार्य की जो विशेषता बताएंगे वो भी किसके अंतर्गत आएगी उद्देश्य के अंतर्गत। आप पूछ ले बच्चों इस राम पुस्तक पढ़ता है इसमें विधेय कौन सा है, तो प्यारे बच्चों याद रखना जिस वाक्य में कर्म और क्रिया, जिस वाक्य में क्या मिले कर्म आए और क्रिया आए उसे क्या कहेंगे विधेय। कई वाक्य होंगे जो कर्म नहीं रहेगा लेकिन उसमें क्रिया रहेगी, वह भी विधेय में आएगी। जैसे वाक्य आ जाए, एक तो आ जाए सकर्मक वाक्य क्रिया का वाक्य, एक आ जाए अकर्मक का। तो सकर्मक क्रिया में कर्म और क्रिया रहेगी, वह किसके अंतर्गत आएगी विधेय के अंतर्गत। और जिसमें अकर्मक रहेगा, जिसमें कर्म नहीं रहेगा, वह भी क्या रहेगा विधेय के अंतर्गत। तो बच्चों राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम होगा कर्ता, इसे क्या कहेंगे उद्देश्य। और पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक क्या है कर्म और पढ़ता क्या है ये कर्म, तो बच्चों इसको क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे विधेय। ये क्या होगा विधेय होगा, इसे कहते हैं विधेय। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछते हैं बच्चों, जो कर्म और क्रिया विधेय के अंतर्गत अगर कर्म की विशेषता बताए और क्रिया की विशेषता बताए, इसे कहते हैं क्रिया। कर्म और क्रिया इनका क्या करते हैं विस्तार, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे उद्देश्य के अंतर्गत। अभी बच्चों आ जाए मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है, तो आपसे पूछ ले बच्चों इसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। तो इसमें बच्चों उद्देश्य कर्ता कौन है,
मोहन खाना खाता है तो मोहन होगा कर्ता, इसे क्या कहेंगे उद्देश्य। और खाना खाता है जो कर्म और क्रिया है इन्हें क्या कहेंगे विधेय। पक्षी उड़ता है तो बच्चों इसमें पूछ लें उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, तो पक्षी क्या है कर्ता उद्देश्य और उड़ना क्या होगी क्रिया, इसे क्या कहेंगे विधेय। तो प्यारे बच्चों एक वाक्य होता है, एक वाक्य के कितने अंग होते हैं दो अंग, दो कौन कौन से हैं उद्देश्य और विधेय। अब हमारा प्रश्न आता है बच्चों उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं उद्देश्य, जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं उद्देश्य। अर्थात कर्ता कारक को उद्देश्य कहते हैं और कर्ता कारक की जो विशेषता बताई जाती है, कर्ता कारक की जो विशेषता बताई जाती है उसे कर्ता का विस्तार कहते हैं। जो कर्ता कारक है और इसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहें कर्ता का विस्तार, वह भी उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। आप कर्ता कारक की विशेषता कैसे बताएंगे, जैसे आ जाए मेरा भाई राम पुस्तक पढ़ता है, मेरा भाई राम पुस्तक पढ़ता है, तो प्यारे बच्चों इसमें उद्देश्य कौन सा है, तो राम तो क्या होगा कर्ता और राम की विशेषता क्या बताई गई है मेरा भाई राम, तो इसमें आएगा मेरा भाई राम, तो ये क्या हो जाएगा उद्देश्य। राम की विशेषता क्या बताई गई है मेरा भाई, तो बच्चों ये भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। तो उद्देश्य की परिभाषा हुई जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं उद्देश्य, अर्थात जो कर्ता कारक रहेगा वो उद्देश्य कहलाएगा और कर्ता कारक की जो विशेषता बताते हैं उसे कर्ता का विस्तार कहते हैं, वह भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। तो प्यारे बच्चों परिभाषा लिखिए उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं। परिभाषा यह है बच्चों जिसके संबंध में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात का अर्थ है दूसरा, अर्थात कर्ता कारक को उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता कारक की जो विशेषता बताई जाए और कर्ता कारक की जो विशेषता बताई जाए उसे कर्ता कारक का विस्तार कहते हैं बच्चों, उसे कर्ता कारक का विस्तार कहते हैं, वह भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा, वह भी उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, ये बच्चों किसकी परिभाषा है उद्देश्य की, ये बच्चों किसकी परिभाषा है उद्देश्य की। तो प्यारे बच्चों एक अपनी पुस्तक है अनुष्का हिंदी व्याकरण, अगर इस बुक की पीडीएफ मंगाने के लिए या ये बुक मंगवाने के लिए ऑनलाइन तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9929179255, इन नंबरों पर आप मंगवा सकते हो। ये थ्योरी टाइप भी है और ऑब्जेक्ट टाइप है, इसमें 4500 प्रश्नों का सार संग्रह है, न्यू अपडेट बुक है। तो प्यारे बच्चों एक हमारा ग्रुप है अनुष्का पब्लिकेशन टेलीग्राम,
तो उस पर भी पीडीएफ मिल जाएंगी। एक हमारा इंस्टाग्राम चैनल है डॉक्टर जयकरण यादव 7, आप उससे जुड़ सकते हो और उस पर ये हिंदी की सभी टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। तो ये क्या बच्चों, उद्देश्य की परिभाषा। अब आता है उदाहरण, देखिए उद्देश्य के। जैसे बच्चों नंबर 1, सीता गाना गाती है। तो बच्चों आपसे पूछें सीता गाना गाती है तो इसमें उद्देश्य कौन सा है, तो हमारा तुरंत ध्यान होना चाहिए इसमें कर्ता कौन है। तो कर्ता कौन है, गाना गाने का काम कौन कर रही है, सीता। तो सीता क्या हो जाएगा, उद्देश्य। सीता क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य। इसी प्रकार आ जाए बच्चों, मोर नाचता है। मोर नाचता है। नाचता है। तो प्यारे बच्चों इसमें उद्देश्य कौन सा करोगे आप, मोर नाचता है। तो इसमें आपको यह ध्यान होना चाहिए इसमें कर्ता कौन है, तो मोर। कर्ता कौन है, मोर। इसे क्या कहेंगे, उद्देश्य। इसी प्रकार आ जाए बच्चों, मेरा भाई। तीसरा उदाहरण, मेरा भाई अशोक पुस्तकें पढ़ता है। पुस्तकें पढ़ता है। तो बच्चों इसमें पूछ लें उद्देश्य कौन सा है, तो सबसे पहले तुम्हें यह नॉलेज होनी चाहिए इसमें कर्ता कौन है, अशोक। और अशोक की विशेषता क्या बताई गई है, मेरा भाई। तो प्यारे बच्चों मेरा भाई अशोक, इसे क्या कहेंगे, उद्देश्य। क्यों, जो कर्ता कार्य की जो विशेषता बताते हैं हम, जैसे अशोक है और अशोक की विशेषता क्या बताई गई है, मेरा भाई। तो बच्चों ये भी किसके अंतर्गत आएगा, उद्देश्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, उद्देश्य के अंतर्गत। ये क्या कहलाएगा, उद्देश्य। अब बच्चों आ जाए अगला उदाहरण, आ जाए राम श्याम और मोहन स्कूल जाते हैं। स्कूले जाते हैं। तो बच्चों इसमें उद्देश्य कौन सा है, तो बच्चों इसमें कर्ता आ जाएगा तीनों, राम श्याम और मोहन। इनको क्या कहेंगे, उद्देश्य। ये तीनों क्या कहां जाते हैं, स्कूल। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, उद्देश्य। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, उद्देश्य। इसे कहेंगे उद्देश्य। अब बच्चों कभी भी तुम्हारा गलत नहीं होगा, आपसे पूछ लें उद्देश्य कौन सा है, तो जिसमें कर्ता आ जाए और कर्ता कारक की विशेषता। जैसे किरण पत्थर लिखती है, किरण पत्थर लिखती है। तो बच्चों इसमें उद्देश्य आ जाए तो क्या करोगे, किरण क्या है, कर्ता, इसे क्या कहेंगे, उद्देश्य। अब आ जाए पूजा स्कूल जाती है। तो बच्चों इसमें उद्देश्य कौन सा है, पूजा। अब आ जाए मेरी बहन पूजा स्कूल जाती है। तो पूजा की विशेषता क्या बताई है, मेरी बहन। तो इसमें मेरी बहन पूजा, ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य। इस प्रकार कोई भी वाक्य दे दे, पक्षी उड़ता है तो पक्षी क्या होगा, उद्देश्य। तोता बोलता है, तोता क्या होगा, उद्देश्य। सरिता नाचती है तो सरिता क्या होगी, उद्देश्य। ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य। अब आता बच्चों विधेय किसे कहते हैं। विधेय किसे कहेंगे, पहले इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं बच्चों। विधेय, बच्चों विधेय की परिभाषा है कर्ता के विषय में। कर्ता के विषय में जो कुछ बताया जाता है, कर्ता कारक होता है
और उसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहेंगे? विधेय। अर्थात वाक्य में कर्म और क्रिया, अर्थात वाक्य में कर्म और क्रिया विधेय के अंतर्गत आएंगी। और कर्म और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, कर्म और क्रिया की जो विशेषता बताएं तो बच्चों वह भी किसके अंतर्गत आएगी? विधेय के अंतर्गत आती हैं। जैसे परिभाषा देखिए, कर्ता के विषय में कर्ता के विषय में कर्ता के विषय में जो कहा जाता है, जो कहा जाता है, कर्ता के विषय में जो कहा जाता है उसे बच्चों क्या कहेंगे? विधेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं, विधेय कहते हैं। अर्थात का अर्थ है दूसरा, क्रिया नहीं कर्म और क्रिया विधेय के अंतर्गत आती हैं, क्रिया विधेय के अंतर्गत आती हैं, के अंतर आती हैं, आती हैं, विधेय के अंतर्गत आती हैं। और बच्चों कर्म और क्रिया की जो विशेषता बताएंगे, किसकी? कर्म और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे विस्तार कहते हैं, वे भी विधेय के अंतर्गत ही आएंगे। और कर्म और क्रिया की जो विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताई जाती है, उन्हें विस्तार कहते हैं, उसे विस्तार कहते हैं, विस्तार कहते हैं। ये भी विधेय के अंतर्गत आएंगे, विधेय के अंतर्गत आते हैं, आते हैं। जैसे बच्चों देखिए, अब हम इनके उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको पूछ ले भाई इस वाक्य में विधेय कौन सा है, तो आपको बताना होगा। जैसे पूजा पुस्तकें पढ़ती है, पढ़ती है। तो बच्चों आपसे पूछें पूजा पुस्तक पढ़ती है तो इस वाक्य में विधेय कौन सा है, तो सबसे पहले हमें यह नॉलेज होना चाहिए जिस वाक्य में कर्म और क्रिया ये किसके अंतर्गत आएंगी? विधेय के अंतर्गत। अब देखिए बच्चों, जो पूजा पुस्तक पढ़ती है तो पूजा तो इसमें क्या होगी? कर्ता। ये तो क्या कहलाएगा? उद्देश्य। अब पुस्तक पढ़ती है, पुस्तकें पढ़ती है, इसे क्या कहेंगे? विधेय। इसे क्या कहेंगे? विधेय। विधेय। अब बच्चों इस प्रकार का वाक्य आ जाए, दोबारा रिपीट कर दें। पूजा धार्मिक, पूजा धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ती है। पूजा धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ती है। तो बच्चों इसमें आपसे पूछें विधेय कौन सा है, तो पूजा तो क्या होगा? कर्ता। अब हम देखना है
पुस्तक और पढ़ती क्या है? पुस्तक क्या है? कर्म, और पढ़ती क्या है? क्रिया। अब पुस्तक की विशेषता क्या बताई गई है? धार्मिक। यह पुस्तक है, इसकी विशेषता क्या बताई गई है? धार्मिक। और पढ़ती की विशेषता क्या बताई गई है? अधिक। तो प्यारे बच्चों, ये अधिक और धार्मिक शब्द है, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? विधेय के अंतर्गत। मैंने बताया था जो कर्म और क्रिया की जो विशेषता बताई जाती है उसे कर्म और क्रिया क्या कहते हैं? विस्तार। वह भी किसके अंतर्गत आएगा? विधेय के अंतर्गत। तो बच्चों यहां से लेकर पढ़ती है तो ये क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा, विधेय कहते हैं। अब आ जाए बच्चों अगला उदाहरण देखिए। पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ता है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपसे पूछ लें विधेय कौन सा है? तो पक्षी तो क्या होगा? कर्ता, इसमें कर्म नहीं है, क्रिया क्या होगी? उड़ना। तो बच्चों जिस वाक्य में अगर कर्म नहीं आए लेकिन क्रिया आ जाए वह भी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? विधेय कहलाएंगे। कई वाक्य होते हैं जो अकर्मक के होते हैं और कई वाक्य रहते हैं सकर्मक। जो सकर्मक वाक्य रहेगा उसमें कर्म और क्रिया आएगी, जो अकर्मक वाक्य रहेगा अकर्मक क्रिया का उसमें कर्म नहीं आएगा लेकिन उसमें क्या आएगी? क्रिया। तो क्रिया आ जाए वह भी किस में आएगी? विधेय के अंतर्गत आएगी। आप जैसे बच्चों कोई भी उदाहरण आ जाए, जैसे कविता गाना गाती है, कविता गाना गाती है। तो प्यारे बच्चों इसमें विधेय पूछ लें तो विधेय में क्या आएगा? गाना गाती है। तो गाना क्या होगा? कर्म, और गाती क्या है? क्रिया। तो ये क्या हो जाएगा? विधेय। अब पूछ लें इसमें कविता गाना गाती है, इसमें उद्देश्य कौन सा है? तो कविता करता है, इसे क्या कहेंगे? उद्देश्य। सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है। तो बच्चों इसमें दोनों पूछ लें आपसे उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, तो आपका उत्तर तुरंत आएगा जो सूर्य है या कर्ता, इसे क्या कहेंगे? उद्देश्य। और चमकता है ये क्रिया है, ये किसके अंतर्गत आएगी? विधेय के अंतर्गत। बच्चा रोता है, बच्चा कर्ता हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे? उद्देश्य। और रोता है ये क्रिया है, इसे क्या कहेंगे? विधेय। बंदर केला खाता है, बंदर केला खाता है। तो बच्चों आपसे पूछ लें इसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, तो हमारा ध्यान होना चाहिए बंदर क्या होगा? कर्ता, ये उद्देश्य। केला खाता है, केला कर्म होगा और खाता है क्रिया, ये किसके अंतर्गत आएंगी? विधेय के अंतर्गत। जैसे आपसे कोई भी पूछ लें बच्चों जो वाक्य है उसके दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। ये यहां तक आपका टॉपिक क्लियर। अब आता है बच्चों वाक्य भेद। किसके भेद आ रहे बच्चों? वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर बच्चों, क्रिया के आधार पर अपने वाक्य के कितने भेद हैं, तो हमारा उत्तर होना चाहिए 3। जो क्रिया है उसके आधार पर जो वाक्य है उसके 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे देखिए क्रिया के आधार पर क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, 3 भेद हैं। तो बच्चों क्रिया का आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? 3। वो 3 कौन कौन से हैं? जैसे देखिए पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, कर्म में वाच्य, तीसरा है भाववाच्य। बच्चों इनको मैं विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो 3 वाच्य क्रिया का आधार पर 3 भेद वाक्य, ये हमारा जो वीडियो है वाच्य का वो देखना होगा और उसमें आपको समझना होगा कृतवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। ये टॉपिक आपको वाच्यमा से करना होगा। वाच्य की हमारी 2 क्लास है, फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों क्लास देखनी होंगी
उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्रिया का आधार पर 3 है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। परिभाषा बता देता हूं, जब वाक्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तन होगा उसे बच्चों क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य, जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे, कर्मवाच्य। और भाववाच्य किसे कहेंगे, जब वाक्य में क्रिया का लिंग वचन न तो कर्ता के अनुसार परिवर्तन होगा और न ही कर्म के अनुसार तथा असमर्थ भाव के अनुसार परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, भाववाच्य। ये टॉपिक आपको बच्चों जो वाच्य का टॉपिक मैंने करवाया है इससे पहले 2 क्लासों में, तो आपको दोनों क्लासों का अध्ययन करना होगा तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब आता बच्चों अगला सबसे मोस्ट, रचना के आधार पर। दूसरा भेद क्या है बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों ये सबसे मोस्ट प्रश्न कई बार पूछते हैं, राजस्थान में महिला सुपरवाइजर का पेपर हुआ था 2015 में, तो पूछा था रचना के आधार पर जो वाक्य है इसको कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 3। कितने भागों में, 3 भागों में। तो बच्चों वेरी वेरी मोस्ट है, रचना के आधार पर पूछते हैं कई बार कंपटीशन में, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, तो हमेशा हमारा उत्तर क्या होगा, 3। वो 3 भेद कौन कौन से हैं, जैसे देखिए साधारण वाक्य। पहला भेद क्या है, साधारण वाक्य। इसका दूसरा नाम है सरल वाक्य, सरल वाक्य। बच्चों दूसरा भेद है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। तीसरा भेद है बच्चों संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। बच्चों रचना के आधार पर जो वाक्य हैं इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। बच्चों ये टॉपिक जो 10वीं की परीक्षा है बच्चों की फरवरी में, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बच्चों आपसे प्रश्न सबसे ज्यादा इसी में पूछेंगे आपको, जो रचना का आधार पर कहेगा, भाई कोई भी कहेगा निम्न में से साधारण वाक्य का उदाहरण बताइए, जिसमें 4 उदाहरण होंगे, जिसमें एक तो किसका मिलेगा, साधारण वाक्य का, और 2 उदाहरण है वो मिश्रित भी हो सकते हैं और संयुक्त भी। दूसरा प्रश्न करेगा भाई निम्न में से साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है, निम्न में से साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है, जिसमें 3 उदाहरण तो साधारण वाक्य के रहेंगे और 1 उदाहरण है वो साधारण वाक्य का नहीं रहेगा। इसी प्रकार बच्चों पूछेगा निम्न में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण नहीं है जिसमें 3 वाक्य तो क्या रहेंगे, मिश्रित वाक्य उदाहरण रहेंगे, 1 होगा जो मिश्रित वाक्य का उदाहरण नहीं रहेगा। दूसरा प्रश्न पूछेंगे निम्न में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण बताइए, जिसमें 1 उदाहरण तो मिश्रित वाक्य का रहेगा और 2-3 उदाहरण है जो मिश्रित वाक्य नहीं रहेंगे। फिर तीसरा निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है, तो बच्चों 3 तो उदाहरण किसके रहेंगे, संयुक्त वाक्य, और 1 होगा जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या करेगा, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए, जिसमें 1 संयुक्त वाक्य का उदाहरण रहेगा और 3 नहीं रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो आप कंपटीशन की तैयारी करोगे उन पेपरों में आते हैं। कई बार क्या करेंगे, उदाहरण दे देंगे, जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, तो बच्चों फिर कहेगा इसमें कौन सा वाक्य है, साधारण है, मिश्रित है, संयुक्त है या निषेधात्मक है, तो आपका उत्तर कौन सा आएगा, वह आएगा साधारण। अब आ जाए ऊंट एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है, तो इस वाक्य में यह वाक्य किस प्रकार का है, संयुक्त है, मिश्रित है, साधारण है या आज्ञार्थक है, तो आपका उत्तर इसमें देना होगा, तो उत्तर आएगा हमारा मिश्रित। अब आ जाए कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है, तो बच्चों यह किस प्रकार का वाक्य है, तो इसमें क्या करोगे, तो ये कौन सा आ जाए, मिश्रित आ जाए, संयुक्त, साधारण या विस्मयादि बोधक, तो हमारा क्या होगा, संयुक्त। इसी प्रकार आ जाए
प्रधानमंत्री आए, कौन सा है? जो ही प्रधानमंत्री आए तालियां बजी, प्रधानमंत्री आए और लोग प्रसन्न हो गए। इन तीनों पूछ ले कौन कौन से वाक्य हैं। इस प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे, ये हम आपको अभ्यास प्रश्न करवाएंगे और हमारी बुक भी आप इसके लिए खरीद सकते हो। तो अब बच्चों आता है साधारण वाक्य किसे कहते हैं। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो बच्चों साधारण वाक्य उसे कहेंगे जिस वाक्य में कर्ता एक ही कर्ता हो और एक ही विधेय हो, उसे क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। एक बार कई बार पूछते हैं हरियाणा स्टेट में, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो, उस वाक्य को कहेंगे संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य या विधानार्थक वाक्य। तो प्यारे बच्चों से क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य की परिभाषा क्या है बच्चों? इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में, परिभाषा लिखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक ही विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। तो बच्चों साधारण वाक्य की परिभाषा क्या होगी? जिस वाक्य में एक तो क्या हो? उद्देश्य और एक क्या हो? विधेय। तो प्यारे बच्चों उसमें कौन से होगा? साधारण वाक्य। जैसे आपके सामने उदाहरण आ जाए, जैसे देखिए, राम पत्र लिखता है। तो आपसे बच्चों ये पूछेंगे राम पत्र लिखता है, ये संयुक्त वाक्य है, मिश्रित है, साधारण या सरल है? तो हमें इस वाक्य में देखना है, इसमें एक तो क्या होना चाहिए? उद्देश्य, और एक ही क्या होना चाहिए? विधेय। आप देखो बच्चों इसमें उद्देश्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर होगा इसमें उद्देश्य है हमारा राम। अब इसमें विधेय कौन सा बच्चों? कर्म और क्रिया, इन्हें क्या कहेंगे? विधेय। कर्म और क्रिया क्या है? विधेय। एक तो क्या होगा? उद्देश्य और एक क्या होगा? विधेय। तो बच्चों इसे क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। किसे कहेंगे? साधारण वाक्य। अब आ जाए बच्चों, किरण हंसती है। किरण हंसती है। अब बच्चों आपसे पूछ लें यह किस प्रकार का वाक्य है? तो हमारा उत्तर होगा यह किस प्रकार का है? साधारण। अब देखो इसमें उद्देश्य एक ही है और हस्ती क्रिया है, ये एक ही विधेय है। विधेय ये क्या होगा? साधारण। अब बच्चों प्रश्न किस प्रकार का पूछेगा? अब देगा आपको, जैसे पेपर सेट करेगा हिंदी का विद्वान, तो आपसे ये कहेगा निम्न में से साधारण वाक्य नहीं है। निम्न में से साधारण वाक्य नहीं है। अब आ जाए, सरिता दूध पीती है। नंबर 1, बच्चा रोता है। नंबर 2, ऊंट एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। नंबर 4, प्रधानमंत्री आए। तो आपसे पूछ ले बच्चों इसमें साधारण वाक्य नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा ऊंट एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। इसमें एक से अधिक क्या है? उद्देश्य या विधेय। तो इसे हम साधारण वाक्य नहीं कर सकते। आदमी बैठा है, तो बच्चों ये साधारण वाक्य हो सकता है कि नहीं? तो ये साधारण वाक्य हो सकता है। तारे टिमटिमाते हैं, तो ये क्या है? साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, तो प्यारे बच्चों को उसे क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। अगर साधारण वाक्य का कोई भी वाक्य आ जाए तो आपका कभी भी गलती नहीं होगा। पंखा चलता है,
इसे साधारण वाक्य कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। पंखा करता एक ही उद्देश्य है और चलता क्या एक ही विधेय, इसे भी हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो ये तो बच्चों क्या हो जाएगा? साधारण वाक्य। अब आता है प्यारे बच्चों मिश्रित वाक्य इसे कहते हैं। दूसरा है मिश्रित। मिश्रित वाक्य। बच्चों मिश्रित वाक्य उसे कहेंगे जिस वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य उपवाक्य हो, एक तो क्या हो? प्रधान वाक्य, और एक से अधिक क्या हो? आश्रित उपवाक्य, उसे क्या कहेंगे? मिश्रित वाक्य। प्रधान किसे कहते हैं और आश्रित किसे कहते हैं? जो आश्रित उपवाक्य है वह किस पर निर्भर रहेगा? प्रधान पर। वह किस पर निर्भर रहेगा? प्रधान पर। और बच्चों इसमें जो योजक शब्द है जोड़ने वाले, एक तो प्रधान वाक्य रहेगा और एक से अधिक क्या रहेंगे? आश्रित। और उनके बीच में अगर ये योजक शब्द आ जाए कि, जो, जिसका, जिसके, जिसकी, यदि, यद्यपि, क्योंकि, ज्यों, त्यों, जैसे, वैसे, जितना, उतना, जब, तब, तो प्यारे बच्चों इसमें बिना सोचे क्या करोगे? मिश्रित वाक्य। जैसे आ जाए महेश ने कहा है कि वह घर नहीं जाएगा। महेश ने कहा है कि वह घर नहीं जाएगा। तो बच्चों इसमें योजक कौन सा आएगा? कि। तो इसमें क्या करोगे? मिश्रित वाक्य आ जाए। जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या आगा? जो आगा। तो इसमें कौन सा होगा? मिश्रित। ज्यों ही प्रधानमंत्री आए त्यों ही तालियां बजने लगी। ज्यों ही प्रधानमंत्री आए त्यों ही क्या बजने लगी? तालियां। तो ये क्या होगा? मिश्रित। तो बच्चों आपको ये योजक शब्द याद करने होंगे जो प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ने वाला, तो कभी भी आपका गलती नहीं होगा। वो कौन कौन से हैं? कि, जो, जिसका, जिसके, जिसकी, यदि, यद्यपि, क्योंकि, ज्यों, त्यों, जैसे, वैसे, जब, तब, जितना, उतना। तो इसे क्या कहेंगे? इसमें कौन सा वाक्य रहेगा? मिश्रित। अब मैं इसकी परिभाषा लिखवाता हूं बच्चों। क्या है मिश्रित उपाय? किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य, एक प्रधान वाक्य और एक से अधिक, एक से अधिक अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। मिश्रित उपवाक्य योजक शब्द। बच्चों योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। वह किसको जोड़ेगा? प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य मिश्रित वाक्य वाक्य के योजक शब्द, योजक शब्द वो कौन कौन से बच्चों? जैसे देखिए योजक शब्द जैसे
कि जो जिसका जिसकी जिसके यदि यद्यपि क्योंकि ज्यों त्यों जैसे वैसे जितना उतना जब तब। बच्चों ये योजक शब्द आपको याद करना पड़ेगा। अगर इनमें से कहीं पर भी जिस वाक्य में ये आ जाए तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट क्या करोगे, मिश्रित उपवाक्य। तो क्या करोगे, मिश्रित वाक्य। जो ही प्रधानमंत्री आए तू तालियां बजने लगी, तो बच्चों क्या आगा, ज्यों और त्यों। जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो बच्चों क्या आगा, जितना और उतना। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। तो बच्चों इसमें क्या आगा, जो आगा। महात्मा गांधी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो। तो बच्चों इसमें क्या आगा, किया आगा। इसमें क्या आगा, किया आगा। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक परिश्रम करता है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक परिश्रम करता है। तो बच्चों इसमें क्या आगा, जो। यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो गए। तो बच्चों इसमें क्या आगा, यदि आगा। तो प्यारे बच्चों, जो मिश्रित वाक्य के जो भी उदाहरण होंगे तो तुम्हें ये याद करने होंगे कि जो, जिसका, जिसके, जिसकी, यदि, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब, जितना, उतना, जैसी, वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इनमें ये आ जाएंगे वाचक शब्द। तो बच्चों उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, उसे क्या कहोगे, मिश्रित वाक्य। उसे क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए, जो परिश्रम करता है। जैसे देखिए उदाहरण, जो जो परिश्रम करता है वह, जो परिश्रम करता है वह सफल होते हैं, होते हैं। तो जो परिश्रम करेगा बच्चों वे क्या होंगे, सफल। तो ये क्या इस प्रकार का वाक्य है, क्या है, मिश्रित। अब हमारे सामने प्रश्न ये आएगा बच्चों, प्रधान वाक्य क्या होता है और आश्रित वाक्य क्या होते हैं। जैसे मिश्रित वाक्य बनता है, उसमें एक तो क्या रहेगा, प्रधान वाक्य, और एक से अधिक क्या रहेंगे, आश्रित उपवाक्य। अब हम एक एक की परिभाषा याद कराएंगे, प्रधान वाक्य किसे कहेंगे और आश्रित उपवाक्य किसे कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रधान वाक्य उसे कहेंगे जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे क्या कहेंगे, प्रधान उपवाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे क्या कहेंगे, प्रधान वाक्य। पर जो आश्रित उपवाक्य किसे कहेंगे, जो वाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर रहता है, जो वाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर रहता है उसे क्या कहेंगे, आश्रित उपवाक्य। अब बच्चों मैं प्रधान उपवाक्य की परिभाषा लिखवा रहा हूं। जो मिश्रित वाक्य में एक तो क्या रहता है बच्चों, परिभाषा में देखिए, एक तो क्या रहता है, प्रधान वाक्य, एक तो क्या है, प्रधान वाक्य, और एक से अधिक क्या है, आश्रित उपवाक्य।
अब हमको ये भी नॉलेज होनी चाहिए, पूछ ले ऊंट एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। तो बच्चों आपसे पूछ लें इसमें प्रधान कौन सा वाक्य है और आश्रित कौन सा है? आश्रित है जो प्रधान वाक्य पर क्या रहेंगे? निर्भर। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है, तो ऊंट एक ऐसा पशु, ये तो क्या होगा? प्रधान। जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है, यह किस पर निर्भर है? ऊंट पर, इसे क्या कहेंगे? आश्रित उपवाक्य। इस प्रकार भी आपसे पूछ सकते हैं। तो प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं बच्चों? अब देखिए इसकी परिभाषा, प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? प्रधान उपवाक्य परिभाषा क्या होगी? जिस वाक्य में उद्देश्य और विधेय रहता है। उद्देश्य और विधेय रहता है, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस वाक्य में एक क्या है? उद्देश्य और एक क्या हो? विधेय, उसे क्या कहेंगे? प्रधान उपवाक्य। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे देखिए गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। अब बच्चों आपसे पूछेंगे इसमें प्रधान ने उपवाक्य बताना है, तो प्रधान उपवाक्य में मैंने बताया था उसमें क्या रहेगा? उद्देश्य और विधेय। अब देखो बच्चों, हमको इसमें यह ध्यान देना है, इसमें कर्ता कौन है? गांधी। कर्ता कौन है? गांधी जी। इसे हम क्या कहेंगे? जिस वाक्य में कर्ता रहेगा उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य। ये क्या होगा? उद्देश्य। कहना क्या बच्चों? क्रिया। जिस वाक्य में कर्म और क्रिया है उसे क्या कहेंगे? विधेय। अगर कर्म भी नहीं आएगा, अगर क्रिया भी आएगी, उसे क्या कहेंगे? विधेय। और कहना क्या होगा? विधेय। कहता है, ये क्या होगा? विधेय। तो बच्चों इसे क्या कहेंगे हम? प्रधान उपवाक्य। ये क्या होगा? प्रधान उपवाक्य। गांधी जी ने कहा है, यह क्या होगा? प्रधान उपवाक्य। कि इसमें उद्देश्य भी है और विधेय भी है। उद्देश्य कौन है? गांधी जी। और विधेय कौन है? कहा है। इसी प्रकार कह दे मनोज ने कहा है कि वह स्कूल नहीं जाएगा। मनोज ने कहा है कि वह स्कूल नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मनोज करता है, कहना क्या होगी? क्रिया। स्कूल नहीं जाएगा, तो स्कूल नहीं जाएगा उसमें उद्देश्य तो है नहीं, लेकिन उसमें विधेय है। तो बच्चों मनोज और कहना यह क्या कहलाएगा? प्रधान वाक्य। क्यों कहलाएगा? जिस वाक्य में एक ही क्या हो? उद्देश्य और एक ही क्या हो? विधेय, उसे क्या कहते हैं? प्रधान वाक्य। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू और धन्यवाद। अगली क्लास में हम टॉपिक कराएंगे। बता दिए। हाँ, थैंक यू और धन्यवाद।